अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं हायर डायमेंशंस की कि किस तरीके से हम हायर डायमेंशंस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हायर डायमेंशंस में जाने से पहले हमें आइंस्टाइन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बहुत कुछ बताया। आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल आपस में रक्स में होते हैं, बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार आपस में घूम रहे होते हैं एक दूसरे के गिर्द, तो वो खास किस्म की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। हमने आइंस्टाइन की इस प्रिडिक्शन को 100 साल के बाद टेक्नोलॉजी के जरिए डिटेक्ट किया। 2015 में सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल वेव को डिस्कस किया जो कि ब्लैक होल से आ रही थी, और उसके बाद हमने बार बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर भी किया, डिटेक्ट भी किया, और अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जिसमें जब भी ग्रेविटेशनल वेव हिट करती है ज़मीन को, लिगो लेबोरेटरीज उनको डिटेक्ट करती हैं और हमें बता देती हैं। लेकिन डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो हमारे पास 3 स्पेशल डायमेंशंस हैं, एक्स, वाई और जी, जो कि अमूमन हम किताबों में पढ़ते हैं, और एक टाइम की डायमेंशन है। तो स्पेस टाइम को अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 डायमेंशंस हैं, 3 स्पेस की डायमेंशंस हैं और एक टाइम की डायमेंशन है। स्पेस टाइम को ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने के लिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ चांद की। तो आप देख सकते हैं कि चांद की स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, जगह चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चांद स्पेस टाइम में मूव कर रहा है। बज़ाहिर हमें देखने के लिए ये एक बहुत आसान तस्वीर है, और इससे हमें ये कॉन्सेप्ट मिल सकता है कि किस तरीके से टाइम के साथ भी स्पेशल कोऑर्डिनेट्स आपस में चेंज करते हैं। और यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि टाइम के साथ किस तरीके से स्पेशल कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। लेकिन मैं आपको लेकर जाऊंगा इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरफ। ये लॉ हमें बताता है कि एक 3D स्पेस में अगर एक रोशनी का बल्ब रखें तो उसके गिर्द जो स्फीयर बनेगा, हाला बनेगा, रोशनी डिस्टेंस के साथ कैसे अपनी इंटेंसिटी को लूज करेगी, डिके कैसे करेगी रोशनी। तो हम इस वक्त क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेशल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, यानी स्पेस की बात कर रहे हैं, तो अब बल्ब बीच में है और उसके गिर्द एक स्फीयर बनेगा। यानी आप समझ लें कि एक तरबूज है, उसके बीच में बल्ब रखा और तरबूज की जो सतह है वो स्फीयर है। उस स्फीयर पर हमने एक छोटा सा हिस्सा लेना है, एक स्क्वायर लेना है, और उस पर इंटेंसिटी मेजर करनी है, जिस तरीके से मैं आपको इस तस्वीर में दिखा रहा हूं। तो अब जो सिंपल फॉर्मूला है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें बताता है, इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं इनवर्स स्क्वायर लॉ पर, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें हम इंटेंसिटी को रिलेट करते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली, यानी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। 3D स्पेस, डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर मैं 2D स्पेस में ये चीज ले जाऊं, अब मैंने एक ऐसी सोर्स रखी है जो एक सफ़े पर लाइट फैला रही है, तो अब उसके गिर्द स्फीयर नहीं, उसके गिर्द एक सर्कल बनेगा। और जब इनवर्स स्क्वायर लॉ हम अप्लाई करेंगे तो अब यहां पर जो डिस्टेंस है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस की पावर 1 के, अब स्क्वायर नहीं आएगा, 1 के होगी। तो 2D में पावर 1, 3D में डिस्टेंस की पावर 2 के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 4D में डिस्टेंस की पावर 3 के साथ। और अगर nth डायमेंशन में हम जाएंगे या n स्पेशल डायमेंशंस होंगी, तो उसमें जो डिके होगा लाइट का वो डिस्टेंस की पावर n-1 के साथ होगा। ये एक बहुत अहम बात है जो कि आपने याद रखनी है, क्योंकि इसका अभी जिक्र आने वाला है। तो मैंने n स्पेशल डायमेंशन में आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में बताया कि वहां पर रोशनी डिके करेगी, वो उसके डिस्टेंस की पावर n-1 के साथ करेगी। इसका मतलब यह है कि जब हम हायर डायमेंशन में जाएंगे तो रोशनी बहुत जल्दी डिके कर जाएगी, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। और जब हम लोअर डायमेंशन की तरफ आएंगे तो रोशनी आराम से स्लो डिके करेगी और दूर तक फैलेगी। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि रोशनी हायर डायमेंशन में बड़ी जल्दी आपको करीब से रोशनी नजर नहीं आएगी, और अगर आप नीचे लोअर डायमेंशंस में आएंगे तो रोशनी आपको दूर तक नजर आएगी। लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ सिर्फ रोशनी पर अप्लाई नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स पर भी अप्लाई होता है। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखें तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, रेडियस जो हम r स्क्वायर कहते हैं वो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में। तो यहां पर भी आपको डिस्टेंस का स्क्वायर नजर आता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम हायर डायमेंशन में जाएंगे तो ग्रेविटी भी जल्दी डिके करेगी। एक सोर्स है, एक मैटर का ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है,
और 2 डायमेंशन में उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। जब 3 डायमेंशन में जाएंगे तो उसकी ग्रेविटी जल्दी डिके करेगी, 4th में उससे ज़्यादा जल्दी करेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हायर डायमेंशन में ग्रेविटी ज़्यादा जल्दी से डिके करेगी। लेकिन ये सोच हमें आ रही है ग्रेविटी के बहुत कमज़ोर होने की वजह से। जब हमने स्पेस टाइम को डिस्कवर किया और हमें पता चला कि स्पेस टाइम का एक कर्वेचर होता है, स्पेस फ्लेक्सिबल है, कर्व करती है, और उस किस्म की स्पेस टाइम नहीं है जिस तरीके से न्यूटन समझते थे, तो हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट लिगो लेबोरेटरीज में भी किए हायर डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ग्रेविटी अगर इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, कमज़ोर फोर्स है, तो वो कहीं छुप रही है हमसे। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक आदमी एक केबल पर, तार पर चलने की कोशिश कर रहा है, तो वो या तो दाएं जा सकता है या बाएं जा सकता है, क्योंकि तार इस तरीके से जा रही, तो वो सिंगल डायमेंशन में मूवमेंट कर सकता है और वो एक ही डायमेंशन को देख सकता है। लेकिन अगर एक चूंटी को उस तार पे बिठा दिया जाए तो वो चूंटी आगे भी जा सकती है, पीछे इस तरह भी जा सकती है, आपकी तरफ ही आ सकती है, मेरी तरफ भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो उसको 3 डायमेंशंस नजर आएंगी। छोटे साइज पर जाकर उसे 3 डायमेंशंस नजर आएंगी जो कि हमें नजर नहीं आ रही। छोटी दुनिया में जाकर हमें ज्यादा डायमेंशंस नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि हमें छोटी दुनिया में जाकर भी एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, क्योंकि आज जमीन की जो ग्रेविटी है वो एक फ्रिज के मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ग्रेविटी कहां पर लीक हो रही है? हमारा यह ख्याल है कि ग्रेविटी हायर डायमेंशंस में लीक हो रही है, इसलिए वो हमें इतनी कम नजर आ रही है। लीगो ऑब्जर्वेटरी तो हायर डायमेंशंस को अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन हम सन में जा रहे हैं जहां पर पार्टिकल को आपस में कोलाइड किया जा रहा है और वहां पर छोटी डायमेंशंस को देखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमारी थ्योरी ये कहती है, हमारा मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर और डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं तो वहां पर भी स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन उनमें एक फर्क होगा, और वो फर्क ये होगा कि वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा वजनी होंगे, मैस रखते हैं। मसलन अगर आपको एक ऐसा WZ बोसॉन मिल जाता है पार्टिकल की आपस में कुलियन के बाद, जो कि आम WZ बोसॉन जो कि स्टैंडर्ड मॉडल का हिस्सा, उससे 100 गुना ज्यादा वजनी है, तो फिर आप फौरन समझेंगे कि शायद ये हायर डायमेंशन से या 5th डायमेंशन से आया। इस थ्योरी को कैलुजा-क्लाइन 5th डायमेंशन थ्योरी भी कहा जाता है। तो हम बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ग्रेविटी का फोर्स कैरियर ग्रेविटॉन कहलाता है। हाइपोथेटिकल एक पार्टिकल है जो हमने डिस्कवर नहीं किया, जिस तरह फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर है। मैं स्टैंडर्ड मॉडल पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आप देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। तो हमने अब ग्रेविटॉन को अगर देखना है तो हमारे लिए एक मुश्किल है, और वो मुश्किल ये है, ग्रेविटॉन अगर प्रोड्यूस भी होगा तो वो हायर डायमेंशन में डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको ऐसे बताता हूं, अगर आपने एक फुलझड़ी चलाई, ईद शबरात पर आप फुलझड़ियाँ चलाते हैं, तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है रोशनी का, हर तरफ एक फूल की तरह हर तरफ आपको रोशनी नजर आ रही होती है। लेकिन अगर किसी जगह आपको रोशनी ना नजर आए तो आप हैरान होंगे कि यहां पर क्या हुआ, कोई तो गड़बड़ है। इसी तरीके से जब मुख्तलिफ पार्टिकल्स को हम LHC में कोलाइड करवाते हैं तो वहां पर बहुत से डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, एटलस है, CMS है, जो उसको देख रहे हैं। तो अब वहां पर जो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो उनका जो एक स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए। हमें हर तरफ एनर्जी मिलनी चाहिए, हमें मोमेंटम मिलना चाहिए। लेकिन अगर उस सिमेट्री में हमें किसी किस्म का इम्बैलेंस नजर आएगा तो हम फौरन समझ जाएंगे कि यहां पर ग्रेविटॉन प्रोड्यूस हुआ और वो हायर डायमेंशन में एस्केप कर गया। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ग्रेविटॉन को पकड़ने के लिए। आइंस्टाइन की थ्योरी हमें यह बताती है कि हम माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बना सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स हमें एक्स्ट्रा डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारी आज की मैथमेटिक्स और थ्योरीज भी हमें यही बताती हैं। तो हम सन में क्या कर रहे हैं, हम सन में प्रोटॉन्स को आपस में कोलाइड करा रहे हैं और वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बनते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 की ताकत -27 10⁻⁻27 सेकेंड्स में ही डिसिपेयर हो जाते हैं, वेपोरेट हो जाते हैं, और इनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि ये एनर्जी या मैस को इकट्ठा कर सकें। लेकिन इन माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल से हमें 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, अगर उनसे भी ज्यादा डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन मिलने की उम्मीद है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट सन में एटलस और CMS डिटेक्टर्स के माबैन किए जा रहे हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए एटलस और CMS, जो कि सन में बहुत बड़े डिटेक्टर्स हैं,
उनके पास कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं। मतलब उनके पास जनरल पर्पस डिटेक्टर्स हैं जो कि मोमेंटम और एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, वो पाथ को डिटेक्ट करते हैं। जब आके दो प्रोटॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं तो उनके पाथ को हम ट्रैक करते हैं, मोमेंटम को ट्रैक करते हैं, एनर्जी को ट्रैक करते हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किन इवेंट्स को हमने ज़्यादा रिकॉर्ड करना है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। 7000 टन का एटलस डिटेक्टर है और फोकस्ड इवेंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनकी डाटा एक्विजिशन करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या कोई ग्रेविटॉन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप सन की वेबसाइट पर जाकर भी डिटेल में एटलस को देख सकते हैं और एटलस का एक पूरा सिमुलेटर है जो कि आपको 3D व्यू भी देगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप एटलस के अंदर खड़े हुए हैं और एटलस को विजिट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हायर डायमेंशंस के बारे में और माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।